हेलो, वेलकम टू नॉलेज हब। नॉलेज हब के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम यूपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर्स सॉल्व कर रहे हैं। यह 2011 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है और इस श्रृंखला का 10वां वीडियो है। शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 1 प्रकाश संश्लेषण, 2 श्वसन, 3 जैव पदार्थों का अपक्षय, 4 ज्वालामुखी क्रियाएं। उपर्युक्त में से कौन सी क्रियाएं पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ती हैं? ए केवल 1 और 4, बी केवल 2 और 3, सी केवल 2, 3 और 4, या फिर डी 1, 2, 3 और 4। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 2, 3 और 4। कार्बन डाइऑक्साइड एक रंगहीन गंधहीन गैस है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यकतानुसार 0.03% पाई जाती है। इसका जलीय विलयन अम्लीय होता है। वायुमंडलीय दाब पर यह 78 डिग्री सेल्सियस ताप पर ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, जिसे शुष्क बर्फ कहते हैं। शुष्क बर्फ का प्रयोग रेफ्रिजरेशन में किया जाता है। श्वसन जैव पदार्थों का अपक्षय तथा ज्वालामुखी क्रियाएं कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ती हैं, जबकि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में कम हो जाती है। अगला प्रश्न है, जीव विविधता निम्नलिखित माध्यम या माध्यमों द्वारा मानव अस्तित्व का आधार बनी हुई है। 1 मृदा निर्माण, 2 मृदा अपरदन की रोकथाम, 3 अपशिष्ट का पुनः चक्रण, 4 सस्य परागण। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, 2 और 3, बी केवल 2, 3 और 4, सी केवल 1 और 4, या फिर डी 1, 2, 3 और 4। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 और 4। अगला प्रश्न है, जैव विविधता मृदा निर्माण, मृदा अपरदन की रोकथाम, सस्य परागण तथा अपशिष्ट के पुनः चक्रण द्वारा मानव अस्तित्व का आधार बनी हुई है। ये 93वां प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल वनस्पति संरक्षण हेतु स्वस्थान पद्धति नहीं है? ए जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व, बी वानस्पतिक उद्यान, सी राष्ट्रीय पार्क, डी वन्य प्राणी अभ्यारण्य। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी वानस्पतिक उद्यान। वानस्पति संरक्षण हेतु वानस्पतिक उद्यान स्वस्थान पद्धति के अंतर्गत नहीं आता है, जबकि जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र, राष्ट्रीय पार्क, वन्य प्राणी अभ्यारण्य इसमें सम्मिलित है। अगला प्रश्न है, तेल की वैश्विक कीमतों के संदर्भ में ब्रेंट कच्चे तेल का समाचारों में प्रायः उल्लेख आता है। इस पद का क्या अभिप्राय है? 1 यह कच्चे तेल का एक प्रमुख वर्गीकरण है। 2 यह उत्तरी सागर से प्राप्त किया जाता है। 3 यह सल्फर मुक्त होता है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही है? ए केवल 2, बी केवल 1 और 2, सी केवल 1 और 3, या फिर डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी केवल 1 और 2। तेल की वैश्विक कीमतों के संदर्भ में ब्रेंट कच्चे तेल का समाचारों में प्रायः उल्लेख आता है। ब्रेंट कच्चे तेल के प्रमुख वर्गीकरणों में सबसे बड़ा है। इसे उत्तरी सागर से प्राप्त किया जाता है। इसके अंतर्गत ब्रेंट क्रूड, ब्रेंट स्वीट, लाइट क्रूड, एकोफिस्क एवं ओसेबर्ग शामिल है। यह तेल विश्व के कच्चे तेल के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लगभग 2/3 के मूल्य निर्धारण हेतु प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न है, हाल में आयल जय पर समाचारों में था, यह क्या है? ए यह तेलीय पंख तथा बिखरे हुए तेल के उपचार हेतु पारिस्थितिकी के अनुकूल विकसित प्रौद्योगिकी है। बी यह समुद्र के भीतर तेल अन्वेषण हेतु विकसित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी है। सी यह आनुवांशिक इंजीनियरिंग से निर्मित उच्च मात्रा में जैव ईंधन प्रदान करने वाली मक्का की किस्म है। डी यह तेल के कुओं में आकस्मिक उपजी लपटों को नियंत्रित करने वाली अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए यह तेलीय पंख तथा बिखरे हुए तेल के उपचार हेतु पारिस्थितिकी के अनुकूल विकसित प्रौद्योगिकी है। हाल में आयल जय पर समाचारों में था, यह तैलीय पंख तथा बिखरे हुए तेल के उपचार हेतु पारिस्थितिकी के अनुसार विकसित प्रौद्योगिकी है। इसका विकास द एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट टेरी द्वारा किया गया है। 96वां प्रश्न था, न्यू स्टार्ट संधि
यानी न्यू स्टार्ट ट्रीटी समाचारों में रही थी। यह संधि क्या है? ऑप्शन ए, यह संयुक्त राज्य अमेरिका तथा रूसी संघ के बीच नाभिकीय शस्त्रों पर कटौती करने की द्विपक्षीय सामरिक महत्व की संधि है। बी, यह पूर्वी एशिया शीर्ष सम्मेलन के सदस्यों के बीच बहुपक्षीय ऊर्जा सुरक्षा सहयोग संधि है। सी, यह रूसी संघ तथा यूरोपीय संघ के बीच ऊर्जा सुरक्षा सहयोग संधि है। डी, यह ब्रिक्स देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए की गई बहुपक्षीय सहयोग संधि है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यह संयुक्त राज्य अमेरिका तथा रूसी संघ के बीच नाभिकीय शस्त्रों पर कटौती करने की द्विपक्षीय सामरिक महत्व की संधि है। शीत युद्ध काल के दौरान अमेरिका और रूस के बीच 31 जुलाई 1991 को हस्ताक्षरित स्टार्ट के स्थान पर एक नई स्टार्ट संधि पर अमेरिका व रूस के बीच हस्ताक्षर चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में 8 अप्रैल 2010 को किए गए। नई स्टार्ट संधि के तहत दोनों देश 7 वर्षों में अपने परमाणु हथियारों की संख्या में 1/3 तथा कटौती करने तथा उन्हें ले जाने वाली पनडुब्बियों, मिसाइलों व बम बस्कों की संख्या में आधी से अधिक कटौती के लिए प्रतिबद्ध है। यह करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था जो कि 2011 के IAS एग्जाम में पूछा गया था। 97वां प्रश्न था, कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया है? ए, आनुभविक उदारवाद, बी, अस्तित्ववाद, सी, डार्विन का विकासवाद या फिर डी, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत की मदद से समझाया। मार्क्स का विचार है कि ऐतिहासिक प्रक्रिया में प्राचीन समाज का आधार दासता, मध्यवर्गीय समाज का आधार नकद पूंजी तथा सामंतवादी समाज का आधार भूमि है। यही मार्क्स का इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या है। उनका विचार है कि समाज का इतिहास आर्थिक कारणों से निर्धारित होता है, जिसके मूल में वर्ग संघर्ष का द्वंद्व होता है। 98वां प्रश्न था, भारत की पूर्व की ओर देखो नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, भारत पूर्वी एशिया में स्वयं को एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय नायक के रूप में स्थापित करना चाहता है। 2, भारत शीत युद्ध समाप्त होने से उत्पन्न शून्य को भरना चाहता है। 3, भारत अपने दक्षिण पूर्वी तथा पूर्वी एशियाई पड़ोसियों के साथ ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक संबंध पुनः स्थापित करना चाहता है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन ए केवल 1, बी केवल 1 और 3, सी केवल 3, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 3। पूर्व की तरफ देखो नीति के अंतर्गत भारत ने पूर्वी एशिया के देशों के साथ अपने द्विपक्षीय संबंध काफ़ी मजबूत बनाए हैं। वर्ष के दौरान इन देशों के साथ उच्च स्तरीय वार्ता, विचार विनिमय आदि के माध्यम से संबंधों को सुदृढ़ बनाया गया। इस क्षेत्र के 2 देशों के राष्ट्रपतियों की भारत यात्रा उल्लेखनीय है। मंगोलिया के राष्ट्रपति तथा कोरिया गणतंत्र के राष्ट्रपति ने क्रमशः सितंबर 2009 तथा जनवरी 2010 में भारत की यात्रा की। भारत की पूर्व की ओर देखो नीति के अंतर्गत भारत पूर्वी एशियाई मामलों में स्वयं को एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय नायक के रूप में स्थापित करना चाहता है। भारत अपने दक्षिण पूर्वी तथा पूर्वी एशियाई पड़ोसियों के साथ ऐतिहासिक संबंध पुनः स्थापित करना चाहता है। 99वां प्रश्न था, भारत ने दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ अपने आरंभिक सांस्कृतिक संपर्क तथा व्यापारिक संबंध बंगाल की खाड़ी के पार बना रखे थे। निम्नलिखित में से कौन सी बंगाल की खाड़ी के इस उत्कृष्ट आरंभिक समुद्री इतिहास की सबसे विश्वसनीय व्याख्या या व्याख्याएं हो सकती हैं? ए, प्राचीन काल तथा मध्यकाल में भारत के पास दूसरों की तुलना में अति उत्तम पोत निर्माण तकनीकी उपलब्ध थी। बी, इस उद्देश्य के लिए दक्षिण भारतीय शासकों ने व्यापारियों, ब्राह्मण, पुजारियों और बौद्ध भिक्षुओं की सदा संरक्षण दिया। सी, बंगाल की खाड़ी में चलने वाली मानसूनी हवाओं ने समुद्री यात्राओं को सुगम बना दिया था। डी, इस संबंध में ए तथा बी दोनों विश्वसनीय व्याख्याएं हैं। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, बंगाल की खाड़ी में चलने वाली मानसूनी हवाओं ने समुद्री यात्राओं को सुगम बना दिया था। भारत ने दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ अपने आरंभिक सांस्कृतिक संपर्क तथा व्यापारिक संबंध बंगाल की खाड़ी के पार तक बना रखे थे। इसका प्रमुख कारण बंगाल की खाड़ी में चलने वाली
मानसूनी हवाओं के द्वारा समुद्री यात्राओं की सुगमता थी। आखिरी क्वेश्चन है, भारत में उपनिवेशी शासनकाल में होम चार्जेस भारत से संपत्ति दोहन का महत्वपूर्ण अंग थे। निम्नलिखित में से कौन सी निधियां होम चार्जेस की संगठक थीं? एक, लंदन में इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। दो, भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशन देने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। तीन, भारत के बाहर हुए युद्धों को लड़ने में अंग्रेजों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। ए केवल एक, बी केवल एक और दो, सी केवल दो और तीन, या फिर डी एक, दो और तीन। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल एक और दो। भारत में उपनिवेशी शासनकाल में होम चार्जेस भारत में संपत्ति दोहन का महत्वपूर्ण अंग था। औपनिवेशिक भारत में होम चार्जेस यानी गृह शुल्कों से तात्पर्य इंग्लैंड स्थित राज्य सचिव द्वारा भारत की ओर से किया जाने वाला व्यय था। इसमें लंदन में इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि, भारत में कार्यरत अंग्रेजी कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशन देने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली निधि इत्यादि सम्मिलित थे। इसी के साथ आज के वीडियो का यहीं पर अंत होता है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। अगला वीडियो 2012 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होगा, इसलिए सभी लोग तैयार रहें 2012 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के लिए। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर अंत होता है। नमस्कार।